गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अरुणोदय इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अमित कपूर और हम बात कर रहे हैं उन 150 घंटों के बारे में जो कि प्रारंभिक परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा इसमें, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो शाम को क्लास होती है 8 से 9 बजे के बीच में, जैसा कि आप लोग जानते हैं इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस होती हैं और लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं। हालांकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही। हर एक सब्जेक्ट की कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसे ही हमें इंटरनेट या टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है आपके पास में वीडियो पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये 7वीं क्लास है इकोनॉमी की। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की। इसमें हमने तमाम सारी बातें करी हुई हैं। ठीक है, और आर्थिक शब्दावलियों की हमने बात करी हुई थी। इसके बाद में हमने निर्धनता एवं बेरोजगारी की बात करी हुई थी। ठीक है, और इसके बाद में हमने कुछ इंडेक्स देखे हुए थे। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बीच हमने अंतर जाना हुआ था, और नेशनल इनकम की हमने बातें कर ली हुई थी। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है इसके भी बारे में हमने चर्चा की हुई है। आज कुछ इंडेक्स देखेंगे जो कि अलग अलग संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे जारी किए जाते हैं, उसमें क्या उसके स्टैंडर्ड होते हैं, क्या आधार वो प्रयोग करते हैं, और जो करंट के मुद्दे रहेंगे, इससे जो भी आंकड़े पेश किए जाते हैं रिपोर्ट के आधार पर या जो भी है डाटाबेस के आधार पर, वो करंट के मुद्दे जो है वो आपको करंट में पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ ये देखूंगा कि भाई कौन से आधार अपनाए जाते हैं कौन सी रिपोर्ट के लिए और कौन सी संस्था इसको जारी करती है। थोड़ा सा छोटा सा मुद्दा है 20 से 25 मिनट का, और इसके बाद में कल जो हम बात करेंगे वो आर्थिक नियोजन की बात करेंगे। ठीक है, नियोजन आप कह सकते हैं प्लानिंग की बात करेंगे, और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के हम आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो नए व्यूअर हैं एक बार देख लें, ऐसा पहली बार हो रहा है कि 150 घंटे में, केवल 150 घंटे में प्रारंभिक परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। मित्रों एक खास ध्यान देना, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इन्वायरमेंट की क्लास जो है वो आपकी अब 6 बजे से 8 बजे के बीच में चलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो 4 बजे से 6 बजे के बीच में है, तो 6 बजे से 8 बजे के बीच में चलेगी, और इंडियन इकोनॉमिक क्लास जो है एज इट इज चलेगी। बाकी सारी क्लासेस जैसी हैं वैसे ही चलेंगी। तो ये हमारा क्लास शेड्यूल है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ। एक चेंज हुआ जो मैंने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने तमाम सारे मुद्दों पे बात की हुई है। ठीक है, आज हम आगे चलते हैं। क्या रह गया था? हाँ, यहां से हमें शुरुआत करनी है। ठीक है, यहां से हमें शुरुआत करनी है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो यहां से हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कौन से स्टैंडर्ड जो है ये इसमें यूज किए जाते हैं और कौन इसको जारी करता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो है वो 4 संकेतकों या आप कह सकते हैं 4 घटक संकेतकों पर आधारित होती है, और एक वैश्विक सूचकांक है। कैसा सूचकांक है ये एक वैश्विक सूचकांक है, और जिसे कौन जारी करता है, ध्यान रखना, जिसे एक एजेंसी जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मनी के एक संगठन वेल्ड हंगर हिल्फे। ध्यान रखना इन दोनों संगठन के, एक तो आयरलैंड का है, आयरलैंड में स्थित है एक एजेंसी जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरी एक एजेंसी है या संगठन आप कह सकते हैं तो जर्मनी का है जिसका नाम है वेल्ड हंगर हिल्फे। ठीक है, तो ये संयुक्त रूप से इसको जारी करते हैं, संयुक्त रूप से जारी करते हैं। तो इसमें क्या क्या याद रखना भाई, ये 4 घटकों का यूज करता है और वैश्विक सूचकांक है। इसमें आयरलैंड और जर्मनी की जो 2 संस्थाएं हैं ये संयुक्त रूप से इसको जारी करती हैं। इतना ही पूछा जा सकता है आपसे पीटी में। ठीक है, दूसरा, वैश्विक भुखमरी सूचकांक के 4 घटक कौन कौन से, इसको ध्यान रखना। इसमें अल्प पोषण है। ठीक है, अल्प पोषण और चाइल्ड वेस्टिंग की बात करेंगे, चाइल्ड स्टंटिंग की बात करेंगे, और बाल मृत्यु दर की बात करेंगे। तो 4 स्टैंडर्ड हैं, 4 घटक हैं जिनके आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है, और इन चारों संकेतकों के मूल्यों के आधार पर 0 से 100 तक के पैमाने पर भुखमरी को निर्धारित किया जाता है। 0 से 100 पैमाना देख लिया आपने, जो मापने का जो आप इसमें पैमाना यूज किया जा रहा है वो क्या है, 0 से 100 तक के पैमाने पर भुखमरी को निर्धारित किया जाता है। और जहां 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर है, मतलब वहां पे भूख नहीं है, अर्थात वहां पे भूखों की संख्या बहुत कम है तो लेकिन बहुत कम है, मतलब भूख नहीं है यहाँ पे, मतलब भूखे लोग नहीं है। और वहीं 100 की बात करें तो सबसे खराब है। प्रत्येक देश के GHI मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर को निम्न से अत्यंत खतरनाक स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो
100 का मतलब है सबसे खराब स्थिति और 0 का मतलब है कि सबसे अच्छा संभव स्कोर। हालांकि पूरी तरह से आप इसको नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं है, होते हैं, हर एक देश में होते हैं, लेकिन हाँ संभव स्कोर सबसे अच्छा संभव स्कोर है। ठीक है, तो ये 0 से 100 तक के पैमाने यूज किए जाते हैं। और ये पहली बार कब जारी किया गया था, इससे भी ध्यान रखना डेट को, क्योंकि आजकल यूपीएससी ऐसी स्टेटमेंट पूछ देती है जिसमें आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये 2006 में पहली बार इसको जारी किया गया था और यह हर वर्ष, ध्यान रखना, हर वर्ष की हो रही है यहाँ पे बात, कोई दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष या चौथे वर्ष की बात नहीं हो रही है, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में जारी किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना, अक्टूबर में जारी किया जाता है, याद नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि ये हर वर्ष अर्थात प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है और इसका 2021 संस्करण जो है वो के 16वें संस्करण को संदर्भित करता है। मतलब 2021 में आया हुआ है, ये 16वां संस्करण है इसका अभी तक का। आप जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हर वर्ष जारी किया जाता है और 2006 से ये स्टार्ट हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि भाई इस समय कौन सा संस्करण आया होगा। तो 2021 में इसका 16वां संस्करण आ चुका है और आप देखेंगे कि 2022 का जो है वो अक्टूबर 2022 में जारी किया जाएगा। तो प्रीलिम्स में आपको यही पूछा जाएगा। ठीक है, अभी जैसा कि आपको जानते हैं 5 जून को एग्जाम है, तो यही पूछा जाएगा। इसमें हमने करंट के मुद्दे जोड़ दिए हैं हालांकि, लेकिन ध्यान रखना आपको करंट में भी ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करंट के मुद्दे देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और देख लेते हैं कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसकी गंभीरता के स्केल कैसे मापे जाते हैं, देख लीजिए एक बार। सबसे कम अगर बात करें यहाँ पे, मतलब सबसे कम भूख की बात करें तो लो रहेगा यहाँ पे, और ये या फिर इक्वल रहेगा या लेस देन 9.9 रहेगा, तो इसको हम लोग सबसे कम बोलते हैं, लो स्केल पे मापते हैं। मॉडरेट की बात करें जिसको मध्यम बोलते हैं, तो ये जो इसका पैमाना है वो 10 से लेके 19.9 तक की रहता है, लगभग 20, लेकिन ये पैमाना ध्यान रखना 19.9 तक के। गंभीर की बात करें, सीरियस, 20 से लेके 34.9, ठीक है, ये यहाँ पे पैमाना यूज किया जा रहा है। और अलार्मिंग की बात करें जो बहुत खतरनाक होता है, आप कह सकते नहीं खतरनाक की स्थिति है, एक और आएगा जो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो वो अलग पैमाना है। जो खतरनाक है मतलब अलार्मिंग वाला हिसाब है यहाँ पे, तो वो 35 से लेके 49.9% का रहता है यहाँ पे। और जो बेहद चिंताजनक है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग वाला हिसाब जो रहेगा वो 50 के बराबर रहेगा या 50 को क्रॉस कर जाएगा, अर्थात 50 के ऊपर भी जा सकता है। तो देखो यहाँ पे अभी हमने जैसे बताया हुआ था आपको कि हर एक देश में देखो पूरी तरह से भूख नहीं खत्म की जा सकती, कोई ना कोई भूखा ही रहता है, लेकिन उसमें भी कैसा सबसे अच्छा स्कोर जो है जिसको हम लोग 0 के करीब बोलते हैं, तो वो क्या है 9.9 से लो हो सकता है या बराबर हो सकता है, तो इस तरह से इसको गिना जाता है। अब यहाँ पे रिपोर्ट देख ले एक बार देख लेते हैं कि भाई ये कैसे कैसे जो है रैंक दी गई है 2021 में, कैसे प्रकाशन किया गया है, उसमें भारत की स्थिति देखेंगे। और भारत की स्थिति के साथ में जो हमारे एशियाई देश हैं या वर्ल्ड के जो टॉप 10 में या टॉप 5 में आते हैं, हो सकता है वनडे एग्जाम में पूछ दे या पीसीएस में पूछ दे या यूपीएससी में ही पूछ दे, तो वो हम लोग आंकड़े देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत को 116 देशों में, पॉइंट को नोट करके देखेंगे यहाँ पे, सारे एग्जाम जो भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, वनडे एग्जाम वाले, इवन पीसीएस वाले या यूपीएससी वाले, 116 देशों में 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितने नंबर पे है? 101वां स्थान उसको प्राप्त हुआ है। किसको? भारत को। कितने में? 116 में। इससे आपको क्या अंदाजा लग रहा है? इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि भाई बड़ी गंभीर स्थिति है। कोविड के दौर की बात करें, जैसे 2020 की बात करें, तो उस टाइम अक्टूबर में उतनी स्थिति अच्छी खराब नहीं थी। 2020 की बात करें, इवन कोविड भी आ गया था, लेकिन अभी देखेंगे 2021 की बात करें तो ये 101वां स्थान प्राप्त है। ये हमें अंदाजा कैसे लगा कि बड़ी गंभीर स्थिति है? कैसे लगा देख लीजिए यहाँ पे कि 2020 में भारत जो है वो 94वें स्थान पे था, 94th इसको स्थान मिला हुआ था। तो अभी क्या है? 101, अर्थात इसमें इसके स्थान में बढ़ोतरी हुई है। और अर्थात आप जान सकते हैं कि अगर बढ़ोतरी हो रही है तो भूख में भी बढ़ोतरी हो रही होगी। यहां से हमने इसको अंदाजा लगाया हुआ था। जबकि 2019 में भारत 117 देशों में 102वें स्थान पर था,
और वर्ष 2018 में ये 103वें स्थान पर था। ठीक है, तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हालांकि 2020 में स्थिति ठीक थी, 2020 में स्थिति ठीक थी, क्योंकि पता ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि कोविड-19 का जब दौर आया तो तमाम सारे देश जो हैं उन्होंने अपनी जो आप कह सकते हैं बहुत बड़ी पैमाने पर भुखमरी स्टार्ट हो गई थी। भारत ने सरवाइव कर लिया था, भारत ने सरवाइव कर लिया हुआ था, इसी वजह से उसका स्थान जो दिया गया था वो 94वें स्थान पर था। लेकिन 2021 में उसका 101वां स्थान इस वजह से दिया गया है क्योंकि आप जानते हैं कि तमाम सारे जो छोटे छोटे कंट्रीज उन्होंने तुरंत क्या ग्रो कर लिया अपने आप को, लेकिन भारत जो है बड़ा देश है, बड़ा देश है, ठीक है, तो इतनी जल्दी से ग्रो नहीं किया उसने, हाँ, तो इस वजह से इसका 101वां स्थान है। तो ये एक कारण होता है, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत भुखमरी सूचकांक में 27.5 के स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में है। ध्यान रखना, सीरियस श्रेणी में अभी हमने देखा हुआ था, ये देखिए गंभीर, ये देखिए गंभीर में कितना 20 से लेके 34.9 तक, मतलब गंभीर श्रेणी में है, सीरियस में है। और ज्ञात हो, क्या ज्ञात हो कि भारत इस सूचकांक में पाकिस्तान जो कि 92वें स्थान पर है, नेपाल और बांग्लादेश जो कि 76 संयुक्त रूप से, और श्रीलंका जो है वो 65वें स्थान पर है, जैसे अन्य देशों से पीछे है। ये हमारे एशियाई देश है, हमारे पड़ोसी देश है, उनसे भारत काफी पीछे है। ठीक है, काफी पीछे। हालांकि इस समय की बात करें तो श्रीलंका में आप जान रहे हैं आर्थिक संकट जो है वो उभर कर आया हुआ है और वहां पे तमाम सारे दंगे फसाद हो रहे हैं। लेकिन ये जब रिपोर्ट आएगी अक्टूबर में 2022 की तो वो अलग मुद्दा रहेगा, श्रीलंका को कौन सा स्थान मिलता है वो देखने की बात होगी। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं एक और सूचकांक की, खुशहाली सूचकांक। अर्थशास्त्र के विद्वानों का अंतिम लक्ष्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना है और इस सामाजिक कल्याण के कतिपय पैरामीटर्स होते हैं। खुशहाली नापने के लिए अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं, इसकी भी हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो खुशहाली सूचकांक इसको कौन जारी करता है एक बार देख लेते हैं फटाफट, कुछ बातें और इसमें, इसके बाद में हम देखेंगे कौन इसको जारी करता है। तो इसमें दो प्रमुख हैं, जैसे कि विश्व खुशी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक, और इन दोनों संकेतकों से ही यह तय होता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था से वहां के नागरिकों में कितनी खुशहाली आई हुई है। तो दो यहाँ पे प्रमुख हैं, दो बातें प्रमुख है, वो कौन कौन सी है, विश्व खुशी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक। अगर ये दोनों अच्छे हैं तो हम कह सकते हैं किसी देश की जनता जो है वो खुशी खुशी रह रही है। ठीक है, खुशी खुशी रह रही है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था आप देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, इस संस्था का नाम याद रखना, ये किसकी संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। तो इसकी तरफ से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ध्यान रखना, ये आपको पॉइंट आउट करके पढ़ना पड़ेगा कि भाई पीटी में पूछा जा सकता है। इस संस्था का नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है, जो कि इसी की तरफ से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र ने इस संस्था को वर्ष 2012 में स्थापित किया हुआ था। ठीक है, 2012 में स्थापित किया हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य है पेरिस पर्यावरण समझौते को ध्यान में रखते हुए विश्व के देशों में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सके, या हासिल करना इसके आप कह सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था है और इसका गठन 2012 में किया गया हुआ था। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह संस्था व्यवहारिक उपाय सुझाती है कि हमें कैसे जो है लक्ष्यों को हासिल करना है। ठीक है, तो एक अपना मोटा मोटी आइडिया लगा लिया हमने कि कौन इसको जारी करता है, कब जारी करता है, कौन सी संस्था जारी करती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आप कह सकते हैं मुख्य बातें हैं दो, तो हमने बातें इस पे कर ली हुई है। ओके, अब एक और सूचकांक है यहाँ पे, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, लैंगिक विषमता सूचकांक या असमानता सूचकांक आप कह सकते हैं इसमें। ठीक है, देख लो भाई कौन इसको जारी करता है और पहली बार कब जारी किया गया था, ये तमाम सारी बातें होंगी यहाँ पे। ठीक है, ये तमाम सारी बातें होंगी। देखो, लैंगिक विषमता सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ध्यान रखना इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, यूएनडीपी। तो लैंगिक विषमता सूचकांक यूएनडीपी द्वारा सन 2010 की मानव विकास रिपोर्ट की 20वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित संस्करण में पहली बार जारी किया गया था। इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना क्या है आपको कि 2010 में इसको पहली बार जारी किया गया था और ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात
यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है या प्रकाशित किया जाता है। तो पहला संस्करण 2010 में कौन जारी करता है इसको? यूएनडीपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसको जारी करता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, लैंगिक विषमता सूचकांक लैंगिक अंतर डिस्पैरिटी के मापन का सूचकांक है और यह एक संयुक्त मापक है जो लिंग असमानता की वजह से देश के भीतर हासिल की जा सकने वाली उपलब्धियों की हानि को दर्शाता है कि अगर लैंगिक विषमता है तो कुछ ना कुछ देश की प्रगति में हानि हो रही होगी, अर्थात देश की प्रगति नहीं हो पा रही होगी। तो वहां पे एक जेंडर जो है ना, एक जेंडर जो है वो ऐसे आप कह सकते हैं कि इसका कारण ना बने, इसका कारण ना बने कि हमारे देश को आर्थिक वृद्धि जो हो रही उसकी हानि होने लग जाए। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो है यूएनडीपी इसमें यही चीजें नापती है। ठीक है, कि लिंग असमानता की वजह से कोई चीजें जो है जो देश एक हासिल कर सकता है वो कहीं छूट तो नहीं गया है। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है यहाँ पे। दूसरा हम बात करें, यहाँ पे एक और मुद्दा आता है कि लैंगिक विषमता सूचकांक के परिकलन के लिए 3 आयाम का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 आयाम कौन से? ध्यान रखना, हो सकता है आपसे 3 आयाम जो यहाँ पे पूछे। पहला देखिए, महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य, अर्थात यहाँ पे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, कैसे? मातृ मृत्यु दर प्लस किशोरियों में प्रजनन दर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य अर्थात मातृ मृत्यु दर कितनी है प्लस किशोरियों में प्रजनन दर कितनी है। दूसरा जो पैरामीटर यूज करता है, जो आयाम यूज करता है, उसमें है सशक्तिकरण। इसमें देखेंगे महिलाओं द्वारा अधिग्रहित संसदीय सीटों की संख्या प्लस माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 25 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की जनसंख्या के प्रतिशत पर आधारित होता है। ठीक है, सशक्तिकरण को इतना अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सशक्तिकरण का मतलब बता दिया गया है भाई कि यहाँ पे दूसरा पैरामीटर है सशक्तिकरण। ठीक है, तो उसमें महिलाओं द्वारा अधिग्रहित संसदीय सीटों की संख्या को रखा गया है और माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्राप्त 25 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं की जनसंख्या के प्रतिशत पर आधारित है ये सशक्तिकरण। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा पैरामीटर देख लीजिए, आर्थिक स्थिति अर्थात श्रम बल में भागीदारी कितनी है। तो 3 यहाँ पे पैरामीटर हैं, इनको आप ध्यान रखना। और आगे चलें तो देखेंगे कि वस्तुतः पिछले संकेतकों यथा लैंगिक विकास सूचकांक और लैंगिक सशक्तिकरण उपाय की कमियों को दूर करने के लिए लैंगिक विषमता सूचकांक निर्मित किया गया है। तो ये इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना कि लैंगिक विकास सूचकांक और लैंगिक सशक्तिकरण उपाय की कमियों को दूर करने के लिए लैंगिक विषमता सूचकांक जो है वो निर्मित किया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपने मुख्य बातें यहाँ पे जान ली हैं लैंगिक विषमता सूचकांक के बारे में। कुछ चीजें और देख लेते हैं यहाँ पे। एक और सूचकांक है, देखो ये कोई अलग संस्था है जो जारी करती है। देखते हैं भाई कौन इसको जारी कर रहा है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, अंग्रेजी में देख लो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये अलग अवधारणा है, कंफ्यूज नहीं करना, इसको कोई दूसरा जारी करता। देख लो, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसको यूएनडीपी नहीं जारी करता है, इस बात को ध्यान रखना। गैप इंडेक्स की बात हो रही है, जेंडर गैप की बात हो रही है, जेंडर गैप की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसको कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। पहली बार कब जारी किया है? पहली बार 2006 में जारी किया गया था। और आगे देखेंगे तो लैंगिक अंतराल या असमानता का तात्पर्य है लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। ठीक है, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं, आप देखेंगे कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ में भेदभाव किया जाता है। ठीक है, उनकी सोच को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, वहीं पर रोक दिया जाता है। तो ये एक तरह से क्या है, लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव, इस आधार पर ये काम करता है। ठीक है, परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जिससे वे समाज में शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हमने देख ली हुई है। अब इसमें देखते हैं कि पैरामीटर्स कौन से यूज किए जाते हैं। देख लीजिए एक बार, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्र हैं यहाँ पे? 4 क्षेत्र हैं। इन 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है। इसमें देखेंगे कौन कौन से हैं? आर्थिक भागीदारी और अवसर,
नंबर 1 ध्यान रखना, आर्थिक भागीदारी और अवसर। दूसरा है शैक्षिक अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्षेत्रों में इस लैंगिक अंतराल का परीक्षण किया जाता है। हमने देख लिया, वहां पे आर्थिक भागीदारी और अवसर है, शैक्षिक अवसर, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता। इसके बाद में आप देखेंगे राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी की बात करते हैं। इसका जो आप कह सकते हैं कि विस्तार कहां से कहां तक है, देखते हैं संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। ठीक है, एक नंबर में इसको भी जारी किया जाता है। देखो, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है वो 0 से 1 के मध्य विस्तारित है। संख्या क्या है ये? 0 से 1 के मध्य है, और जिसमें 0 का अर्थ है पूर्ण लिंग असमानता। 0 का मतलब है पूर्ण लिंग असमानता, मतलब पूरी तरह से महिलाओं के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। तथा 1 का अर्थ है पूर्ण लैंगिक समानता। लेकिन ध्यान रखना, चाहे वो अमेरिका हो या जो भी पश्चिमी देश है, या आप कह सकते हैं यूरोपीय देश है, कितना भी डेवलप्ड कंट्री क्यों ना हो, यहां पे कभी 0 तो 1 तो नहीं रह सकता है। ठीक है, तो इसके बीच में अंतराल होगा, अर्थात एक स्टैंडर्ड, एक क्या है, एक आइडियल आप कह सकते हैं संख्या है ये नंबर। एक कैसा है, एक आइडियल संख्या है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो इसके बीच में रहेंगे। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि भाई यूरोप में तो तमाम छोटे कंट्रीज है, उनको महिलाओं को आगे रखा जाता है, बराबर की भाग नहीं, तमाम सारी ऐसी जगह हैं जहां पे महिलाओं को तमाम सारे भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इवन चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो या पश्चिमी देश हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है? इस सूचकांक का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के मध्य सापेक्ष अंतराल में हुई प्रगति का आकलन करने के लिए एक सीमा का निर्धारण किया जाता है। दोनों ने मिलके, महिला और पुरुष ने मिलके, महिला और पुरुष ने मिलके क्या किया हुआ है, इनके मध्य सापेक्ष अंतराल में हुई प्रगति की बात करता है, उसी का आकलन करता है। मतलब दोनों ने साथ में मिलके, और डायरेक्टली की बात, डायरेक्टली एकदम से, ठीक है, सापेक्ष, तो दोनों ने साथ में मिलके किस तरह से प्रगति करी हुई है, तो इसका आकलन करता है। ठीक है, एक सीमा का निर्धारण करता है इसका आकलन करते हुए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। ठीक है, तो ये हमने मुद्दे पढ़ लिए सूचकांक के बारे में। अच्छा, हम बात कर रहे थे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की। ठीक है, तो उसमें हमने देखा हुआ था कि आर्थिक विकास जो एक बड़ी अवधारणा है, जिसके अंदर आर्थिक समृद्धि भी आ जाती है। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया हुआ था कि आर्थिक समृद्धि हो रही तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता कि सदैव आर्थिक विकास ही होता रहे। ठीक है, ये सारी बातें हमने करी हुई थी। उसी में कुछ चीजें और रह रही थी आर्थिक विकास में, कि आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। आर्थिक विकास का सार जो है राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि में निहित है। ठीक है, कहा जा सकता है कि हाँ, अगर आर्थिक उत्पादन या वृद्धि हो रही है तो हो सकता है आर्थिक विकास हो जाए, लेकिन सदा ऐसा होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हमने बातें की हुई थी, स्टेटमेंट यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकता है, तो हमने 2-3-4 बार बता दिया है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, विकास की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होती है, उस पर विभिन्न आर्थिक और अनार्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि 2 तत्व जो है वो आर्थिक विकास को निर्धारित करेंगे। कौन कौन से हैं? एक तो आर्थिक तत्व है और दूसरा अनार्थिक तत्व है। ठीक है, इनका प्रभाव रहता है आर्थिक विकास पे। नेक्स्ट देखें तो आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक तत्व कौन से हैं? ठीक है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक तत्व, सबसे पहली बात, तमाम सारे प्राकृतिक साधन हैं, तमाम सारे प्राकृतिक साधन है जो भी आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ा भी सकते हैं और अवरुद्ध भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, तमाम सारा वहां पे एरिया कैसा है, अब तमाम सारे मिनरल्स हैं वहां पे, लेकिन फिर भी वहां पे आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। तमाम सारा पिछड़ापन है वहां पे, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है वहां पे, आवास नहीं है, शिक्षा नहीं है, लेकिन कैसा समृद्ध एरिया है काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी वहां पे विकास नहीं हो पा रहा है। और इसी वजह से आप देखेंगे वहां पे, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वहां पे आप देखेंगे आए दिन झड़पें होती रहती हैं। ठीक है, नक्सलवादियों के साथ और पुलिस वालों के साथ में झड़पें होती। तो यहाँ पे प्राकृतिक साधन, दूसरा मानवीय साधन। ठीक है, और मानवीय साधन वही मानव संसाधन की बात करते हैं। दूसरा, इसके बाद में देखेंगे पूंजी, उद्यम और तकनीक की बात होती है। तो ये सब कैसे आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक तत्व हैं। और इसके विपरीत सामाजिक संस्थाएं, सांस्कृतिक मान्यताएं, नैतिक मूल, संस्थागत एवं राजनीतिक दशाएं आदि विकास को प्रभावित करने वाले अनार्थिक तत्व है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
अगर किसी भी देश में आर्थिक स्थिरता की बात हम करें, जैसे अभी हाल का आप करंट का देखते होंगे, श्रीलंका में कैसा है, वहां पे आप देखेंगे कि जो राजनीतिक दशाएं कैसी हैं, बड़ी उथल पुथल है, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, सरकार गिरी हुई है, तमाम सारे आप मुद्दे देखेंगे। लेकिन भारत की बात करें, राजनीतिक रूप से कैसा, राजनीतिक दशा बहुत अच्छी है इस समय। लगातार जो है मोदी सरकार 2 पंचवर्षीय योजना आप देख रहे हैं जीती हुई, तो यहाँ पे क्या स्टेबिलिटी है, लोग इन्वेस्ट करेंगे, आर्थिक विकास होने की संभावना, आर्थिक वृद्धि होगी, आर्थिक विकास की संभावना बढ़ जाएगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो एक तरह से आपने क्या देखा यहाँ पे कि भाई कुछ नैतिक मूल्य, मतलब आप नैतिक है कि नहीं है, ठीक है, सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर हम इसको गिन सकते हैं, सामाजिक संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं, और राजनीतिक दशाएं यहाँ पे मुख्यतः हम गिनेंगे आदि भी जो है वो विकास को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो स्टेबिलिटी जरूरी है राजनीतिक दशा की बात करें, ठीक है, राजनीतिक रूप से कोई देश स्टेबल होना चाहिए, नहीं तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा आके, क्योंकि चीजें बदलती रहेंगी और फिर वो छोड़ के भागते रहेंगे अपना जो भी संचालन कर रहे हैं उद्योग का, ठीक है। तो आर्थिक विकास को आधार प्रदान करने वाले तथा विकास प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाले तत्व ही प्रधान चालक और प्राथमिक तत्व कहलाते हैं। ये तत्व है प्राथमिक साधन, मानवीय साधन, कौशल निर्माण, सामाजिक संस्थाएं और सांस्कृतिक मूल। दूसरी ओर विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाले तत्व ही अनुपूरक और सहायक तत्व कहलाते हैं। और ये तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर। हमारे यहाँ पे आप देखेंगे विश्व में सबसे युवा जनसंख्या कहाँ पे, सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या भारत में है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा ये कारक आप कह सकते हैं। उसका अगर अच्छी तरह से यूज किया जाए, उसको बहुत अच्छा स्किल उसकी डेवलप कर दी जाए, जो युवा है स्किल बढ़िया से उनकी डेवलप करी जाए, तो वो क्या है आप कह सकते हैं देश की समृद्धि में या आर्थिक विकास में योगदान कर सकते हैं, ठीक है। तकनीकी विकास की दर यहाँ पे ये भी अच्छी होनी चाहिए, और पूंजी निर्माण की दर, ये सब कैसे है, ये सारी चीजें है जो विकास प्रक्रिया को गति प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, गति प्रदान कर सकते हैं आर्थिक प्रक्रिया को, ठीक है। ये मुद्दे हमने देख लिए। तो ये आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व थे। और पूंजी निर्माण की बात करें, यहाँ पे पूंजी निर्माण, तो पूंजी जो है वो आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख आर्थिक तत्व है। पूंजी का आशय है उत्पादन के भौतिक पुनर्उत्पादनीय साधनों का स्टॉक करना, ठीक है। तो पूंजी मतलब आप समझ सकते हैं भाई, पूंजी नहीं होगी तो कोई अपना उद्योग नहीं लगा सकते हो। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि उत्पादन के भौतिक पुनर्उत्पादनीय साधनों का स्टॉक होता है ये, ठीक है। और ये आर्थिक विकास को प्रभावित करता है बड़े स्तर पर। अगर ये नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोफेसर रैगनर नस्ले के अनुसार पूंजी निर्माण का अर्थ यह है कि समाज अपने समस्त चालू कार्य व्यापार को तात्कालिक उपभोग की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में नहीं जुटाता है, अपितु इसकी एक भाग पूंजीगत पदार्थों अर्थात उपकरण और यंत्र, मशीनरी तथा परिवहन सुविधाएं, संयंत्र और साज सज्जा के निर्माण की ओर निर्देशित करता है, ठीक है। तो ये रैगनर जो है यहाँ पे अपने अनुसार बताते हैं कि पूंजी क्या है और पूंजी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, कैसे पूंजी निर्माण किया जा सकता है, हम बात करेंगे, ठीक है। सरल शब्दों में पूंजी निर्माण जो है पूंजीगत पदार्थों में विनियोग करना है, विनियोग करना है, जो पूंजीगत स्टॉक राष्ट्रीय उत्पादन और आय में वृद्धि को जन्म देते हैं, ठीक है। तो पूंजीगत पदार्थों में पूंजी निर्माण कैसे होगा, पूंजीगत पदार्थों में विनियोग करना, ठीक है। विनियोग करना एक तरह से आप कह सकते हैं इन्वेस्ट करना, ठीक है, इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो मोटा मोटी भाषा में क्या बोल सकते हैं, आम भाषा में कि भाई पूंजी निर्माण पूंजीगत पदार्थों में विनियोग करना है, ठीक है, जो आगे जाके क्या करेगा, राष्ट्रीय उत्पादन और आय में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, ठीक है, आय में वृद्धि करेगा। तो ये हमने देख लिया पूंजी निर्माण। और आगे देखे थोड़ा सा इसमें और है कि पूंजीगत पदार्थों में किया गया विनियोग केवल राष्ट्रीय उत्पादन में ही वृद्धि नहीं करता है, अपितु रोजगार अवसरों में भी वृद्धि करता है। जब भी आप पूंजी इन्वेस्ट करते हैं तो मैन पावर की जरूरत होती है, और देखेंगे जब मैन पावर की जरूरत होती है तो आसपास के लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। तो एक तरह से क्या किया हुआ है, आपने खुद अपनी पूंजी निर्माण की सोच रखी, आपने उद्योग स्थापित कर दिए, इससे क्या हुआ, जाने अनजाने में आपने आसपास के लोगों का भला कर दिया, अर्थात आपने देश के आर्थिक विकास में योगदान दे दिया, उनको रोजगार दे दिया, ठीक है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, पूंजी का निर्माण तकनीकी विकास को जन्म देता है तथा तकनीकी प्रगति विशिष्टीकरण एवं बड़े पैमाने के उत्पादन की बाह्य मितव्यताएं उत्पन्न करता है, ठीक है। तो एक तो तकनीकी विकास को भी जन्म देता है,
और तकनीकी जो प्रगति होती है उसके आधार पर हम विशिष्टीकरण भी कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, आप कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, और आगे देखें, पूंजी का निर्माण जो है वो बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए मशीनरी, उपकरण, यंत्र आदि जुटाने में भी सहायक होता है। एक विकासशील देश में परिवहन शक्ति, शिक्षा, अनुसंधान आदि सामाजिक आर्थिक अवसरों की स्थापना भी पूंजी निर्माण द्वारा ही संभव है। ठीक है, पूंजी निर्माण हो रही तो आप सारी चीजें कर सकते हैं, आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अपना परिवहन शक्ति बढ़ा सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, तो ऐसे भी सामाजिक आर्थिक अवसरों की भी स्थापना यहां से की जा सकती है, अर्थात पूंजी निर्माण से संभव हो सकती है। ठीक है, और पूंजी का निर्माण प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, औद्योगिकरण और बाजार का विस्तार संभव बनाता है। ठीक है, पूंजी निर्माण से हमने देखा प्राकृतिक संसाधनों का हम लोग क्या कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हम कम नुकसान में उन प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं। ठीक है, दोहन कर सकते हैं कम नुकसान में। टेक्नोलॉजी होएगी तो हम कम नुकसान में, अगर बिना टेक्नोलॉजी के हम कुछ करने जाएंगे तो जैसे देखेंगे आप कि उत्तराखंड साइड में तमाशाड़ी भूस्खलन हो जाता है, क्यों, वहां पे जो पत्थर तोड़ा जाता है तो वहां पे ऐसे जो आसपास के ठेकेदार होते हैं वो बिना टेक्नोलॉजी के काम करते हैं, तो वो जब बम लगा के उसको उड़ाते हैं, मान लो सड़क बनानी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या बहुत व्यवस्थित काम नहीं करते हैं, और इसी वजह से होता क्या है, वहां पे जैसे बम लगाया तो तमाम सारी चीजें जो है और भी वो भूस्खलन का कारण ऐसे बन सकती है कि भाई वो बहुत टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इस वजह से और भी एरिया जो है उसमें आ जाता है, तो वो बाद में फिर जब बारिश होती है तो खिसकने लगता है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, हम प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर सकते हैं, विदोहन कर सकते हैं, औद्योगिकरण भी यहाँ पे बन जाएगा और बाजार का विस्तार भी संभव हो जाएगा, और इस प्रकार पूंजी का निर्माण अनेक ढंग से आर्थिक प्रगति में सहायक होता है। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हमने डिस्कस कर लिए हुए। एक और मुद्दा आता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है। देखो भाई, इसको बोलते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात बोलते हैं। आउटपुट को उत्पाद, यहाँ पे निपज लिखा हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करना, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आउटपुट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है उत्पाद। ठीक है, या उत्पादन आप कह सकते हैं। तो पूंजी उत्पादन अनुपात या पूंजी उत्पाद अनुपात या निपज की बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी आउटपुट हमारा हो रहा है, इसको ऐसे गिनेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है। पूंजी ऐसे इंग्लिश में बोल देते, चलो यहां से, कैपिटल आउटपुट रेशियो से आशय पूंजी की उन इकाइयों से है जो उत्पादन की एक इकाई प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, उन इकाइयों, पूंजी की उन इकाइयों से इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि जो उत्पादन की एक इकाई प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है, और विकास दर में वृद्धि केवल संचित पूंजी की राशि पर ही निर्भर नहीं करती है, अपितु क्या है, ये पूंजी उत्पादन अनुपात पर भी निर्भर करती है। पूंजी निर्माण से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए तकनीकी और संगठनात्मक प्रगति द्वारा पूंजी उत्पादन अनुपात को निरंतर बनाए रखना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा है यहाँ पे। पूंजी उत्पाद अनुपात अनेक तत्वों पर निर्भर करती है। वो कौन कौन से हैं, पूंजी निवेश से युक्त तकनीक विकास की मात्रा और नवीन उपकरणों को प्रयुक्त करने की कुशलता, प्रबंधकीय और संगठनात्मक योग्यता, विनियोग के प्रकार, आर्थिक ऊर्ध्वाधरों का प्रयोग और उनकी व्यापकता, और सामान्य अल्प विकसित देशों में पूंजी की उत्पादकता कम होती है। ठीक है, तो ये हमने मुद्दे पढ़ लिए कि भाई कैपिटल आउटपुट रेशियो किस किस पे निर्भर करता है, कैसे इसको गिना जाता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है, ये बात पे हमने गौर कर लिया हुआ है। ठीक है, तो इतने मुद्दे हैं। कल जो हम लोग बात करेंगे, कल हम लोग बात करेंगे नियोजन की बात करेंगे। ठीक है, नियोजन, इसमें देखो यूपीएससी तो कभी कभी पूछता है, लेकिन स्टेट पीसीएस में कई बार ये पूछ दिए जाते हैं और वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके नियोजन के बारे में बात करेंगे, हर एक साल का या हर एक पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय में कौन से मुद्दे उठाए गए थे। ठीक है, तो वो हम बात कर लेंगे। इसके बाद में कुछ वहां पे कुछ गैप भी आते हैं, आर्थिक नियोजन में 1-2 साल का गैप आ जाता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में कुछ और मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये आपको पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी, ये टेलीग्राम ग्रुप है अरुणोदय आईएएस ऑफिशियल, और यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आई होप कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है, तो कोई बातचीत करना है, तो कोई डाउट है, तो ये नंबर्स दिए गए, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम कल बात करेंगे चौथे पार्ट पे, आर्थिक नियोजन या नियोजन प्लानिंग की बात करेंगे। ओके,
ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं।